कांग्रेस समेत तमाम लोगों को साफ सूंघ गया है कि महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है। लेकिन सबसे अहम ये है कि महाराष्ट्र में इतना सन्नाटा क्यों है और महाराष्ट्र के इस सन्नाटे पर बीजेपी चुप है। वो अपनी योजना के कारण लोकप्रिय हो गए, लाडली बहन योजना के कारण। और वो एकनाथ शिंदे जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद वो बात कह दी जो आमतौर पर घटक दल के नेता नहीं कहते। अजित पवार के चचा जान है शरद पवार की बिटिया फंसी हुई है, खुद उनका गला फंसा हुआ है। नमस्कार, कैसे हैं आप? महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणाम एक ही दिन आए। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई, जिसे महायुति गठबंधन कहा गया वहां। और उसी 23 नवंबर को झारखंड में भी हेमंत सोरेन की अगुवाई में बहुमत मिल गई। हेमंत सोरेन को सीएम पद के लिए चयन भी कर लिया गया और वो शपथ ग्रहण का तामझाम भी हो गया। लेकिन देश के सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में उस एक हफ्ते बाद भी सीएम पद के उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है और इस पर चुप्पी है। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में सन्नाटा छाया हुआ है। विपक्ष भी इस पर कटाक्ष करने से बच रहा है। वो बरबोला संजय राउत भी उद्धव ठाकरे का जोकर वाला चाणक्य, वो भी चुप्पी लगाए हुए है। कांग्रेस समेत तमाम लोगों को साफ सूंघ गया है कि महाराष्ट्र में ये हो क्या रहा है। इस बीच खबर उड़ी कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं और शिंदे नाराज होकर के अपने गांव सतारा चले गए हैं। वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिस शिंदे ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और अमित भाई शाह हमारे के निर्देश पर हम काम करते हैं। ये दोनों ही हमारे नेता हैं। एकनाथ शिंदे भाजपा के नेता नहीं हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता हैं और गठबंधन के साथी हैं। ऐसे में अमित शाह नरेंद्र मोदी को नेता कह लें, देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे नफरती गिरोह, आप केजरी गैंग का दूसरे को ले लीजिए तो किस स्तर का नफरत है। वैसे हेमंत सोरेन जो है वो उड़ीसा के राष्ट्रपति की राह पर है कि उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया था प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से। केंद्र की सत्ता है और राज्य के मुख्यमंत्री यदि वो हैं तो उन्हें बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो केजरी की तरह मूर्खता नहीं दिखा रहे थे। लेकिन सबसे अहम ये है कि महाराष्ट्र में इतना सन्नाटा क्यों है और महाराष्ट्र के इस सन्नाटे पर बीजेपी चुप है। सन्नाटा पे चुप्पी अजित पवार के पार्टी को भी है और उनके चचा जान भी चुप हैं। महाराष्ट्र पर कोई कटाक्ष संजय राउत भी नहीं कर रहा और उद्धव ठाकरे की तो बोलती बंद है। तो आखिर पक क्या रहा है? एकनाथ शिंदे सतारा चले गए हैं। एकनाथ शिंदे कैमरे से गायब हैं, उनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि वो केकई की तरह कोप भवन में चले गए हैं, नाराज हो गए हैं। एकनाथ शिंदे इस कदर नाराज हो गए हैं जैसे उन्हें अपने भारत के लिए राजगद्दी चाहिए। है ना कमाल की बात? एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह आखिर क्या हो सकती है? एकनाथ शिंदे की स्थिति शिवसेना में, उद्धव सेना में एक सामान्य कर्मचारी, एक सामान्य सेवक की थी। मोदी और शाह ने उन्हें देश के सबसे समृद्ध राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया। एकनाथ शिंदे ने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मोदी और शाह ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो लंबे समय तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे और फुल पावर में खेलते रहे। वो अपनी योजना के कारण लोकप्रिय हो गए, लाडली बहन योजना के कारण। और वो एकनाथ शिंदे जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद वो बात कह दी जो आमतौर पर घटक दल के नेता नहीं कहते। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं एक सामान्य आम आदमी हूं, मेरे लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मायने नहीं रखता, मैं लाडली बहनों का लाडला भाई हूं, मैं अमित शाह का लाडला भाई हूं और इसीलिए मैं अमित भाई शाह से मिलने दिल्ली जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन किया,
मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप जो निर्देश देंगे वही होगा, आप जिसे कुर्सी पर बैठा देंगे वही होगा, आपके आदेश का सर आंखों पर रखूंगा। इन सब चीजों के बाद एक नाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आधे घंटे तक उनकी मुलाकात अकेले में अमित शाह से हुई। मुलाकात अकेले में अमित शाह ने अजित पवार से भी किया। उसके बाद उन तीनों के साथ, महाराष्ट्र के तीनों कद्दावर नेताओं के साथ, घटक दल के नेताओं के साथ अमित शाह की मैराथन बैठक हुई और लगभग 12:30 बजे बैठक खत्म हुई और अपनी अपनी गाड़ी से मीडिया कैमरे से बचते बचाते तीनों सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये तीनों उसी रात की फ्लाइट से, एक ही फ्लाइट से मुंबई चले गए और मुंबई में लैंड करने के बाद ये कहा गया कि वहां एक बैठक होनी है, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। तो ये एकनाथ शिंदे की नाराजगी की स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्या एकनाथ शिंदे इस स्थिति में है कि वो अमित शाह से नाराज हो जाएं? आप कल्पना कीजिए, बीजेपी के पास अकेले 132 सीट है। बीजेपी को कुल जमा 137 एक तरह से सीट मिली हुई है। बीजेपी को एक जो चुनाव लड़ने के लिए जो मिला हुआ था उसमें 132 अकेले बीजेपी का है और बीजेपी ने अपने कोटे से जो क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटे छोटे दलों को जो टिकट दिया था, उसमें एक केंद्रीय मंत्री भी हैं जो अपने तुकबंदी के लिए जाने जाते हैं, वो दलित नेता हैं। उनकी पार्टी समेत 2 पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से टिकट दिया था, मतलब बीजेपी के टिकट पे उन्होंने लड़ा था। तो कुल जमा 137 जो हैं एमएलए बीजेपी के पास अकेले हैं। अब जरा फ्रेम को समझ लीजिए, 137 एमएलए अकेले बीजेपी के पास हैं और बहुमत के लिए चाहिए 145, 145 पुराने के लिए बीजेपी को 8 एमएलए की जरूरत है। तो सोचिए अमित शाह के लिए कितना मुश्किल होगा ये। कोई एकनाथ शिंदे, कोई अजित पवार, यदि दोनों नाराज हो जाएं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार आज की तारीख में दोनों नाराज होंगे, तो अमित शाह का क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? ये क्या एकनाथ शिंदे को नहीं पता है, एकनाथ शिंदे से कर्मठ नेता को नहीं पता कि यदि वो नाराज हो भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अजित पवार के साथ एकनाथ शिंदे दोनों नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 137 + 8, वो 8 तो एक अजित पवार के चचा जान दे देंगे, वो अपनी प्राण दे देंगे। अजित पवार के चचा जान है शरद पवार। शरद पवार की बिटिया फंसी हुई है, खुद उनका गला फंसा हुआ है। तो यदि अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों नाराज हो गए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो शाह का क्या बिगाड़ लेंगे? तुरंत शातिर पवार शरणागत हो जाएंगे। वैसे भी अमित शाह के साथ चुपके चुपके कब बैठक कर लेते हैं शातिर पवार। आज मैं शातिर शरद पवार की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र के सो कॉल्ड चाणक्य, ढेर सारा चाणक्य है महाराष्ट्र में। तो शरद पवार क्या खेल कर देंगे, तो आप कल्पना कीजिए। और दूसरी तरफ बेचारा वो उद्धव ठाकरे जो जलील कर रहा है लगातार संजय राउत को। उद्धव ठाकरे कैमरे से गायब है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि भाई हम इस मानते, ये सब बेकार की बेहुदा बातें हैं कि ईवीएम को दोषी ठहराना। उद्धव ठाकरे लगातार सन्नाटे में है। उद्धव ठाकरे अलग के कई बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए, वहां भोज मिलना था। वो जो नौटी है वो ले जाने को तैयार था, नौटी ने कहा हम लोग सब चलेंगे, हवाई जहाज से उड़ करके चलेंगे, बबुआ भी चलेगा, वहां भोज खाएंगे। क्योंकि केजरी तो पूरा कुनवा लेकर के गया, बीवी बच्चा लेकर के, वो संजय सिंह से लेकर चड्डा चड्डी सबको लेकर चला गया वो। तो संजय राउत ने तो वो सलाह दी थी। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए? तो उद्धव ठाकरे दरअसल दांत पिजाए हुए हैं कि कहीं अमित शाह उन्हें ले लेंगे। तो महाराष्ट्र की स्थिति इतनी आसान है, तब क्या कोई शिंदे नाराज हो सकता है क्या? शिंदे की नाराजगी की वजह कोई हो सकती है क्या? शिंदे नाराज होकर के कुछ पा जाएंगे क्या? तो क्या एकनाथ शिंदे, जिसने एक दिन पहले कहा था हमारा नरेंद्र मोदी में हमारी आस्था है, मोदी हमारे नेता हैं,
कहने की जरूरत नहीं थी। मोदी उनके गठबंधन के नेता नहीं है, वो एक शिवसेना के नेता नहीं है वो नरेंद्र मोदी। तो फिर ये बात क्यों कही? अब जरा समझिए, चुपके से आधे घंटे क्या बात हुई उद्धव ठाकरे, अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच। शिंदे जानते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं महाराष्ट्र में, वो एक सेवक के अलावा कुछ नहीं थे। उनकी औकात नहीं थी कि वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुंह बोल सके, संजय राउत के सामने कुछ बोल सके, इतनी हैसियत शिंदे की नहीं थी। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की तो, आदित्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदित्य और उद्धव ठाकरे के सामने में तो एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बैठने की हैसियत नहीं रखते थे। उस एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने देश के सबसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। यूं कहें नरेंद्र मोदी ने, कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस के लिए कुर्सी रखी हुई थी, चीफ मिनिस्टर उन्हें बनना था। एक आए नरेंद्र मोदी का फोन जाता है, देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र को मनाया जाता है और कहा जाता है एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दो। इस देश का एक बच्चा भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। उस दिन मैं रिपब्लिक टीवी के डिबेट में था, गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और इसी विषय पर डिबेट था। एकाएक हमने देखा कि एकनाथ शिंदे का चयन हो गया और टॉपिक बदल गया। एकनाथ शिंदे वाला मुद्दा कुछ और मुद्दा उठाना था। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं ये भूमिका इसलिए कह रहा हूं, क्या वो एकनाथ शिंदे इतना मनबड़ू हो जाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार हैं? नीतीश कुमार की बात अलग है, दो लोगों से तुलना कभी नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार फुदक करके लालू यादव की गोद में बैठने की स्थिति रखते हैं। एकनाथ शिंदे की यह स्थिति नहीं है। एकनाथ शिंदे यदि फुदक करके उधर जाएंगे तो क्या कर लेंगे, किसके पास जाएंगे, और एकनाथ शिंदे जाएंगे कैसे? दरअसल एकनाथ शिंदे की हर दीवार बंद है। वही हाल अजित पवार का हो चुका हुआ है। तो अब मूल बात ये, क्या एकनाथ शिंदे शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे बचे खुचे 19 एमएलए जो हैं उद्धव ठाकरे के, उसे नोचने के लिए निकले हैं? दरअसल अमित शाह के लिए कहा जाता है कि अमित शाह आराम नहीं करते। मोदी और शाह की जोड़ी इसीलिए फेमस है कि वो आराम नहीं करते। वो हर चुनाव को, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, नरेंद्र मोदी इसे लोकसभा चुनाव से कमतर नहीं लेते। यही वजह है कि अमित शाह का निशाना आगे है। अमित शाह भाजपा अध्यक्ष नहीं है, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। फिर इन तीनों के साथ देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ वो बैठक क्यों कर रहे थे? दरअसल महाराष्ट्र की पूरी रणनीति अमित शाह ने तैयार की, सब कोई जानता है। और किसी को कहां किस राज्य की मुख्यमंत्री बनना है यह अमित शाह तय करते हैं। योगी आदित्यनाथ को जब चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था तो उनके पास अमित शाह के ही कॉल गए थे। उन्हें उनकी मुलाकात अमित शाह के घर पर ही हुई और अमित शाह ने ही फाइनल किया कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बनेंगे। तो सब कुछ अमित शाह को तय करना है। बेसिकली ये पूरा पावर अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने दिया हुआ है और मोदी जानते हैं कि अमित शाह कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे, इतना भरोसा। तब आप समझिए इस बात को। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव अभी होना है और बीएमसी के पास पैसा है। बीएमसी शिवसेना के पास है, मतलब उद्धव सेना के पास है। अब अमित शाह हर हाल में उद्धव ठाकरे की उद्धव सेना से बीएमसी छीनना चाहते हैं। वो इस प्रचंड जीत के बाद बीएमसी से जो उद्धव ठाकरे को पावर है उसे छीन लेना चाहते हैं। दरअसल मोदी शाह उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को अब किसी ढंग की कोई राहत नहीं मिलनी है और उद्धव ठाकरे को पता है कि उसका जो जोकर है, उसका जो विदूषक है, जिसे वो चाणक्य बन बैठे थे, एक विदूषक, एक जोकर को उद्धव ठाकरे ने चाणक्य समझ लिया था। वो जोकर आजकल चापलूसी में लगा हुआ है। आजकल उसे एक संसद भवन में एक नई शेरनी मिल गई है। दरअसल संजय राउत को पता है कि राज्यसभा में अब शिवसेना के बड़ौदा तो राज्यसभा नहीं जा सकता। तो संजय राउत ने चापलूसी करनी शुरू कर दी प्रियंका वाड्रा की। उस प्रियंका वाड्रा में उसे शेरनी नजर आने लगा। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि ये जोकर अब नया खेल करने वाला है। इस जोकर ने उद्धव ठाकरे को और डरा दिया। दरअसल अमित शाह उद्धव ठाकरे के अंदर इस कदर डर फैलाना चाहते हैं
कि उसे लग जाए, उसकी अंदर सिहरन इस कदर पैदा हो जाए, उसे लग जाए कि उसने क्या गलती कर दी है। दरअसल अब अमित शाह का अगला प्लान बिना किसी इंतजार के बीएमसी में उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का है। उद्धव ठाकरे के 20 में से 19 विधायक को तोड़ने का है, और वो या तो वो बीजेपी में शामिल होंगे या एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होंगे। तो फिर सवाल ये है कि शिंदे को शाह ने कैसी सुपारी दी है। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचिए, जो बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं और मीडिया में चल रहा है, एकनाथ शिंदे ने दांव चल दिया, मांग लिया बड़ा बड़ा। अरे एकनाथ शिंदे की इतनी हैसियत नहीं है कि बड़ा मांग ले। आज मैं देख रहा था, खबर विश्लेषण चल रहा है, कुछ नया कर देंगे अमित शाह। अमित शाह चौंकाने के लिए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह चौंकाते हैं। राजस्थान में जो सीएम चुना वो चौंका दिया, मध्य प्रदेश में जो सीएम चुना वो चौंका दिया, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में जो सीएम चुना वो चौंका दिया, तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे का नाम लेके चौंकाया था, तो फिर चौंकाएंगे। दरअसल वो चौंकाने का खेल नहीं खेलते उद्धव। वहां महाराष्ट्र में जो राजस्थान की परिस्थितियां अलग थी। दरअसल वो इस देश के शहरी नक्सलियों को औकात में लाया, ये जो तुक्केबाजी करते हैं। तो इसीलिए आजकल तुक्केबाजी, इन तुक्केबाजों ने, खलियर खिरंदरों ने ये तुक्केबाजी करनी शुरू कर दी है कि अमित शाह चौंकाएंगे, मतलब देवेंद्र फडणवीस को भी सीएम नहीं बनाएंगे। और एकनाथ शिंदे बड़ा सौदा कर रहे हैं, उनको गृह मंत्रालय चाहिए, उनको वित्त मंत्रालय चाहिए, उनको शहरी विकास मंत्रालय चाहिए। सीएम नहीं बनेंगे तो एकनाथ शिंदे ये सब मांग रहे हैं। एकनाथ शिंदे की इतनी हैसियत है कि वो गृह मंत्रालय भी मांग ले, वित्त मंत्रालय भी मांग ले, शहरी विकास मंत्रालय भी मांग ले, विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी मांग ले। दरअसल ये अलग अलग खबरों का एंगल चल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने मांगे 5 विभाग। एकनाथ शिंदे की 5 मांगे। 5 मांगे क्या? विधानसभा का अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की पार्टी से होगा। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं बेटा को। एकनाथ शिंदे को वित्त मंत्रालय चाहिए, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय चाहिए, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय चाहिए। 5 मांग रख दी। अरे किस बात का? धक्के मार के हमेशा निकाल देंगे फिर। ये कोई मांग नहीं है। दरअसल एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं जो अमित शाह ने उन्हें निर्देश दिया है। तो क्या सतारा जाग के बहाने एकनाथ शिंदे उन 19 विधायकों को निपटाने गए हैं? क्या आने वाले दिनों में यह फैसला होना है कि एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के पूरे 19 विधायक आ गए, और जो ही ये 19 विधायक आएंगे वही बीएमसी में बर्बाद हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। और बीएमसी ही एक ऐसी जगह है जहां से उद्धव ठाकरे को माल मिलता है। ये बरबोला जोकर जहां से जो ये चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, वो पैसा वहीं से आता है। तो इतना जो माल आ रहा है वो बीएमसी से आ रहा है। दरअसल शाह का असली उद्देश्य बीएमसी में अब उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का है। बीएमसी में उद्धव को बर्बाद किए बिना शाह मानेंगे नहीं, और यही सुपारी ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को मिला है। एकनाथ शिंदे अब जमीन पर काम करेंगे, टीम मोदी के लिए काम करेंगे, जैसे पैर छूते हुए नीतीश कुमार ने किया। कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी दुश्मन तय करते हैं कि किस दुश्मन को बर्बाद करना है और किसे रखे रखना है। यदि नरेंद्र मोदी को किसी ने सबसे ज्यादा अपमानित किया है आज तक, तो वो नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मोदी ने रिश्ते नहीं खराब किए, क्योंकि नीतीश कुमार में सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार मोदी के उस स्ट्रेटजी के हिस्सा हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जिसका बेटा राजनीति में नहीं है। ऐसा नहीं, नीतीश कुमार चाहते यदि कोई तीसरी फेल और 9वीं फेल अपने बेटे को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बना सकता है, तो नीतीश कुमार का बेटा तो पढ़ा लिखा है। नीतीश कुमार का बेटा तो सनातन के लिए समर्पित है। नीतीश कुमार जब चाहते तो वो बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे सकते थे। नीतीश कुमार का व्यक्तिगत दाग कुछ नहीं है भ्रष्टाचार का, और राजनीति में इतने समय रहने के बाद भी, राजनीति के काल कोठरी में, जो कहते हैं काजल की कोठरी है राजनीति, उसमें ऐसा बेदाग रहना बहुत आसान नहीं है। नीतीश उसमें व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के मामले से बेदाग हैं। नीतीश ने कोई परिवारवाद नहीं किया, कोई जातिवाद, भाई भतीजावाद खुलकर नहीं किया नीतीश कुमार ने। और यही लगता है मोदी को लगा कि यही नीतीश कुमार की मजबूती है, इसीलिए नीतीश को ध्वस्त करना आसान नहीं था।
लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को 2 मिनट में वो निपटा सकते हैं और उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद किए बिना अमित शाह मानेंगे नहीं। जो धोखा उद्धव ठाकरे ने 2019 में दिया, वो उसकी पूर्ण रूप से बर्बादी किए बिना अमित शाह और मोदी मानेंगे नहीं। तब आपको साफ समझ में आएगा कि ये सतारा जाने की प्लानिंग क्या है। सतारा क्यों गए, किससे नाराज होकर के, किसके लिए केकई बनना था उन्हें, किस भरत को राजगद्दी दिलाना है एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे की कोई मांग नहीं है। एकनाथ शिंदे को वो मिलेगा जिसकी उन्होंने कोई कल्पना नहीं की होगी, उनको उम्मीद से ज्यादा मिलना है। एकनाथ शिंदे को जिम्मेदारी अब बड़ी दी गई है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अमित शाह ने उनका कद महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा बना दिया कि कोई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब शिंदे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो मराठा नेता हैं और यही वजह है कि अब इस 20 एमएलए में एक उद्धव ठाकरे का बेटा है, उसको छोड़ करके हर किसी को वापस लाना है। 9 एमपी हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, उसे तोड़ना है इसलिए क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी को मजबूत होना है। ये तमाम जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को है। इन 9 सांसदों के लिए, इन 20 एमएलए में से 19 एमएलए के लिए और उसके बाद बीएमसी में बर्बादी के लिए। तो अभी एकनाथ शिंदे को से बड़ा काम कराना है, इसीलिए एकनाथ शिंदे को नाराज भी नहीं किया जाएगा और एकनाथ शिंदे को के लिए नाराजगी की कोई वजह भी नहीं है। तब आपको महाराष्ट्र की राजनीति बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। एकनाथ शिंदे सतारा क्यों गए हैं, यह भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। महाराष्ट्र की अमित शाह की राजनीति जो दिखाई देती है वो होती नहीं है। आगे आगे देखिए महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट में ले रही है। महाराष्ट्र के सन्नाटे की गूंज अभी आपको और हमें सुनाई देना है।